Vita! Yeah, God. Mama? फिल्म की शुरुआत होती है 2001 साल के दिसंबर महीने में, जहां हम वीटा और उसके भाई डेवी को देखते हैं। थोड़ी देर बाद उसका पिता एडी काम से घर लौटता है। सीन कट होकर उनकी मां जुमियाती को दिखाया जाता है, जो अपने सैलून में काम कर रही हैं, जहां रिनी नाम की एक महिला आती है बाल ठीक कराने। लेकिन वह सिर्फ तभी काम करवाएगी अगर जुमियाती खुद उसे सर्विस करे। जुमियाती राजी होकर उसे इंतजार करने को कहती हैं। इधर घर पर एडी खाना बना रहा है और वीटा उसकी मदद कर रही थी। सब खाना तैयार होने पर वीटा जल्दी खाना चाहती है, लेकिन पिता इंतजार करने को कहते हैं क्योंकि माँ अभी नहीं आई है। थोड़ी देर बाद माँ सैलून का काम खत्म करके घर लौटती हैं। माँ वीटा से पूछती हैं, आज क्या बना है माँ? जवाब न देकर वीटा डेवी को आवाज देती है। डेवी भी माँ की तरफ बिना देखे टेबल की तरफ चला जाता है। यहाँ हम समझ सकते हैं कि दोनों बच्चे ही पिता के साथ ज्यादा करीब हैं। इससे जुमियाती का भी मन खराब होता है। वह सोचती हैं बच्चे उन्हें अहमियत नहीं दे रहे हैं। फिर जुमियाती एडी से पूछती हैं, मैं सैलून लेकर बिजी हूँ, इसलिए क्या बच्चे मुझ पर गुस्सा हैं? एडी कहता है, चाहो तो तुम घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर सकती हो। अगले दिन सुबह डेवी का फुटबॉल मैच था, इसलिए एडी वीटा को कहता है डेवी को मैदान में पहुंचा देने के लिए। वीटा पूछती है रविवार के दिन भी माँ सैलून में क्यों जाती है, और इसलिए तो पिता को ही घर का सारा काम करना पड़ता है। एडी वीटा को कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए ही इतनी मेहनत करती है। इसके बाद दोनों ही पिता को अलविदा कहकर निकल जाते हैं। सैलून में बुरहान की वाइफ जुमियाती से पूछती है, रविवार भी काम? मिस्टर एडी क्या गुस्सा नहीं करेंगे? जुमियाती कहती हैं, बल्कि यह एडी का ही आइडिया है। बाद में मिस्टर बुरहान आकर सैलून की भीड़ देखकर तारीफ करते हैं। उधर वीटा मैदान में खड़े होकर भाई को फुटबॉल खेलते देखती है। वीटा डेवी को बुलाकर कहती है उसका पेट दर्द है, वह थोड़ा घर जाना चाहती है। घर लौटकर वीटा पिता के कमरे से अजीब आवाज सुनती है। वह चुपचाप पिता के कमरे की तरफ जाती है। दरवाजे से झांक कर देखती है पिता एक महिला के साथ करीबी हालत में है, और वह महिला है रिनी, जो उस दिन उनके सैलून में आई थी। वीटा रोकर निकलने लगती है। एडी तेजी से आकर वीटा को कहता है, अपनी माँ को कुछ मत बोलना, लेकिन वीटा कोई बात सुनना नहीं चाहती, इसलिए एडी वीटा को एक थप्पड़ मार देता है। इसके बाद सीन चला जाता है फरवरी 2002 में। एडी बहुत जल्दबाजी कर रहा है, ऑफिस के काम से जा रहा है। वह कहता है ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ एक सप्ताह। एडी पत्नी को विदा बताता है और निकल जाता है। इस समय वीटा दरवाजे के पास खड़ी थी। वीटा अभी भी उस घटना की बात भूल नहीं पाती। अगले दिन वीटा डेवी को फुटबॉल मैदान में पहुंचाने के समय बुरहान की वाइफ पूछती है, आजकल तुम्हारे पिता को देख नहीं रही हूँ। वीटा जवाब देती है, पिता तो कल ही ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। बुरहान की वाइफ हैरान होती है, क्योंकि वह तो एडी को कुछ महीनों से देख नहीं रही। इसके बाद देखा जाता है रिपोर्ट कार्ड लेने के समय वीटा के साथ है जुमियाती। वीटा पहले 10 स्टूडेंट्स में आई है और नेक्स्ट क्लास में गई है। इसके बाद जुमियाती और वीटा मिलकर समुद्र तट पर जाकर डेवी का 8वां बर्थडे मनाते हैं। घर लौटने के बाद उनके नेबर बुरहान जुमियाती से पूछते हैं कि एडी को आजकल देखा नहीं जाता क्यों? वीटा की तरह जुमियाती भी कहती है, एडी तो पिछले हफ्ते ऑफिस के काम से निकला है। बातें बुरहान को बहुत अजीब लगती हैं। उस शाम वीटा और डेवी अपनी माँ के सैलून में जाते हैं। जुमियाती बाहर निकलती है तो वीटा देखती है रिनी भी सैलून से निकल रही है। जुमियाती अभी नहीं जानती कि रिनी के साथ उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, क्योंकि वीटा ने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। रिनी जाते वक्त वीटा की तरफ देखकर हंसते हुए चली जाती है। उस रात अजीब आवाज से वीटा की नींद टूट जाती है। तब भी दिमाग में उस घटना की यादें घूम रही हैं। अचानक वह फिर वही सेम आवाज सुनती है। उसे लगता है जैसे एडी और रिनी फिर करीब हो रहे हैं, लेकिन कमरा खोलकर देखती है वहां तो कोई नहीं है। वीटा बाहर माँ को टहलते देखती है। बाहर जाते ही उसकी माँ गायब हो जाती है। वीटा तब हैरान होकर देखती है उसकी माँ बैठी है एक पेड़ के ऊपर। अचानक माँ गले में रस्सी लगाकर नीचे कूद जाती है। वीटा दौड़कर अपनी माँ के पैर पकड़ लेती है और पिता से मदद मांगती है, लेकिन उसके पिता रिनी के बगल में चुपचाप खड़े यह नजारा देख रहे थे। तभी वीटा की नींद टूट जाती है और समझ पाती है यह एक बुरा सपना है। अगले दिन जुमियाती और वीटा अपने नेबर बुरहान और उसकी वाइफ की मैरिज एनिवर्सरी के इवेंट में जाते हैं। जुमियाती माफी मांगकर कहती है एडी आ नहीं पाया क्योंकि वह अभी भी काम के लिए बाहर है। तब जुमियाती नोटिस करती है आसपास के लोग आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। आखिर में बुरहान सच बताते हैं। वे और बाकी नेबर पहले सोच रहे थे एडी और जुमियाती अलग हो गए हैं, क्योंकि एडी लगभग 1.5 साल से घर पर नहीं है। जुमियाती और वीटा हैरान हो जाते हैं। उन दोनों को ही लग रहा था एडी तो पिछले हफ्ते निकला है। वे समझ नहीं पा रहे थे क्यों हर कोई कह रहा था 1.5 साल से उन्होंने उनके पिता को देखा नहीं, तो उनके साथ इतने दिन जो था वह कौन है? उस दिन रात को वीटा सोचने लगती है कैसे वे समझ नहीं पाए एडी असल में कहाँ है।
है। अगले दिन जब जुमियाती और वीटा मामला इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एडी के ऑफिस जाएंगे, तभी अचानक एडी घर पर हाजिर होता है। इसके बाद चारों एक साथ खाने बैठते हैं। वीटा पिता के साथ बात करना चाहती है, लेकिन एडी मुंह फेर लेता है। खाने के बाद एडी घर की सब जगहों पर छानबीन करके ढूंढने लगता है, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। तब जुमियाती आकर पूछती है, कहाँ थे तुम इतने दिन? 1.5 साल से तुम नहीं हो और वापस आकर जैसे कुछ हुआ नहीं ऐसा बर्ताव कर रहे हो। एडी सिर्फ जवाब देता है, कहीं नहीं, यहीं तो था। बार बार पूछने पर एडी आखिर में गुस्से में आकर पत्नी को डांट देता है। दरअसल एडी ढूंढ रहा था घर के दस्तावेज जो बिजनेस के लिए जमानत के तौर पर लेना चाहता है, लेकिन जुमियाती वह देने को राजी नहीं, क्योंकि दस्तावेज जुमियाती के माता पिता की संपत्ति है जिस पर एडी का कोई अधिकार नहीं था। एडी गुस्से में आकर जुमियाती पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी जुमियाती दस्तावेज देने से इनकार करती है। आखिरकार एडी गुस्से में घर छोड़कर निकल जाता है। इस समय वीटा माँ को दोष देते हुए कहती है, अगर तुम पिता को पर्याप्त समय देती तो आज ऐसा नहीं होता, बल्कि तुम परिवार से ज्यादा सैलून को ही प्यार करती हो। दोपहर को वीटा पिता के ऑफिस जाती है उनका पसंदीदा खाना लेकर। एडी न लेना चाहे तो भी वीटा जोर देकर एडी को खाना लेने को कहती है। हैरान करने वाली बात यह है कि खाना लेकर कुछ देर बाद एडी उसे डस्टबिन में फेंक देता है। यह दृश्य देखकर वीटा को बहुत दुख होता है। वह समझ नहीं पाती कि पिता ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। एडी के इस बार घर छोड़कर चले जाने के बाद बुरहान जुमियाती को सलाह देता है कि एडी के ऐसे बर्ताव का असली कारण ढूंढ निकालना चाहिए। बुरहान अपने परिचित एक उस्ताद के बारे में बताता है, वे जुमियाती की मदद कर पाएंगे। उसी रात जुमियाती और वीटा उस्ताद अहमद के घर जाते हैं। सब बात सुनने के बाद उस्ताद कहते हैं, एडी दरअसल इतने दिन घर लौटा है ठीक ही, लेकिन वह जुमियाती के घर नहीं, बल्कि ऐसी एक महिला के पास लौटा है जो दिखने में जुमियाती जैसी ही है। जुमियाती हैरान होकर पूछती है, मतलब क्या? ऐसा कौन है जो मेरी तरह दिखती है? उस्ताद कहते हैं, एडी के ऊपर एक भयानक ब्लैक मैजिक किया गया है। यह जादू बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। बहुत पहले नेता अपने दुश्मन के दमन के लिए यह काला जादू इस्तेमाल करते थे। तब हम देखते हैं कि रिनी ने कैसे यह ब्लैक मैजिक किया था। रिनी ने एक शैमन की सलाह पर 3 दिन 3 रात तक एक रिचुअल किया है। इस समय अगर हिंसक प्राणी आए तो भी उससे डरना नहीं होगा। आखिर में वह शैमन कहता है, रिनी की इच्छा बहुत जल्द ही पूरी होगी। जिस पुरुष को वह चाहती है वह पूरी तरह उसके प्यार में पड़ेगा, बाध्य होगा और सब बातें ही मानकर चलेगा। एडी को और वश में करने के लिए रिनी को एक काली मुर्गी इस्तेमाल करके उसका खून पूरे शरीर पर लगाने को कहा जाता है। यही खून इस्तेमाल करके ही वह जुमियाती जैसा रूप लेती है। नतीजतन एडी काम खत्म करके घर लौटने पर रिनी खुद को जुमियाती की तरह सजाकर उसका स्वागत करती है और एडी की नजर में रिनी जैसे उसकी वाइफ जुमियाती है। ये सब सुनकर जुमियाती पूछती है कि मैं क्या करूं जिससे हस्बैंड को इस ब्लैक मैजिक के प्रभाव से मुक्त कर सकूं। उस्ताद कहते हैं, तुम तहज्जुद नमाज पढ़ोगी, जिक्र करोगी और अल्लाह से सुरक्षा मांगोगी। अगले दिन सैलून में काम करते करते जुमियाती बेचैनी महसूस करना शुरू करती है। निंगशी कहती है, फैन तो तुम्हारी तरफ चल रहा है, फिर भी इतना पसीना क्यों आ रहा है? एक कस्टमर पूछता है, आजकल सैलून में इतने कम ग्राहक क्यों हैं? जवाब देने से पहले ही अचानक जुमियाती की नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। पानी पीने जाकर वह देखती है ग्लास के अंदर एक बिच्छू है। वह डर के मारे ग्लास फेंक देती है। इस समय निंगशी बताती है कि आजकल वह देख रही है जुमियाती बार बार बीमार पड़ रही है। सब समझ जाते हैं कि सैलून में जरूर कोई नेगेटिव बात घटी है, क्योंकि अक्सर सैलून के सामने कब्र की मिट्टी पाई जा रही है। जांच करने के बाद माया कहती है, ऐसा एक काला जादू है जहां बिजनेस खराब करने के लिए किसी की दुकान के सामने कब्र की मिट्टी छिड़की जाती है। जुमियाती उस मिट्टी का नमूना उस्ताद के पास ले जाती है। उस्ताद कंफर्म करते हैं यह सचमुच कब्र की मिट्टी है जो दूसरों का बिजनेस बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। रात में वीटा याद करने लगती है, रिनी को पहली बार देखने के समय उसने सचमुच देखा था। रिनी का चेहरा माँ जैसा हो गया था। जब वह सोच में डूबी थी तभी डेवी आकर पूछता है, माँ अभी तक घर नहीं लौटी क्यों? जुमियाती दरअसल अपने सैलून में ही थी, क्योंकि जुमियाती जानना चाहती थी कि कौन उसके सैलून के सामने कब्र की इस्तेमाल की गई मिट्टी छिड़क रहा है। थोड़ी देर बाद वह उस व्यक्ति को देखती है जो और कोई नहीं, उसका अपना पति एडी है। जुमियाती उसका पीछा करती है और अंत में एडी को रिनी के साथ जाते हुए देखती है। अगले दिन सुबह जुमियाती और उसके बच्चे एडी को ढूंढने ऑफिस आते हैं, लेकिन कर्मचारी बताते हैं कि एडी मीटिंग के लिए बाहर है। इसलिए जुमियाती ऑफिस के बड़े अधिकारी के साथ मिलना चाहती है। वह अपना परिचय देती है कि वह एडी की पत्नी है और लंबे समय से एडी घर नहीं लौट रहा है, परिवार का भरण पोषण भी नहीं दे रहा है। जुमियाती के बयान के मुताबिक एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर अगर एडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है तो उसे कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन पता चलता है कि एडी ने दस्तावेजों में जिक्र किया है कि जुमियाती 2 साल पहले मर चुकी है और 1 साल पहले उसने रिनी से शादी की है। जुमियाती साफ तौर पर बताती है कि वह अभी भी जिंदा है और अभी भी एडी की कानूनी पत्नी है। इसके बाद जुमियाती के साथ एडी की मुलाकात होती है। परिवार को देखकर एडी हैरान हो जाता है। जुमियाती सवाल करती है कि वह इतना
निर्दयी क्यों है और क्यों ही उसने सबको कहा है कि उसकी पत्नी मर गई है। परिवार के लिए उसने सब कुछ त्याग दिया है, कड़ी मेहनत कर रही है, जबकि बच्चों ने सोचा कि उनकी माँ उनके प्रति लापरवाह है। जुमियाती काम करती थी क्योंकि एडी कभी उनका भरण पोषण नहीं देता था और अब जुमियाती समझ गई है कि एडी वो पैसे कहाँ खर्च करता था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एडी अभी भी कोशिश कर रहा है उसका वह सैलून बिजनेस बर्बाद करने की जिसकी कमाई से उसका परिवार चलता है, लेकिन एडी का मन अंधा हो गया है। वह उन्हें अपनी जिंदगी से चले जाने को कहता है। इसके बाद के सीन में हम रिनी को देखते हैं जो अब खुद भी एक ब्यूटी सैलून खोली है। रात में एडी और रिनी उस शैमन के पास जाते हैं अपने अगले मकसद को पूरा करने के लिए। शैमन एक डायन को बुला लाता है। इसके बाद एडी बताता है वह चाहता है जुमियाती की संपत्ति, बहुत सारे पैसे, ऑफिस का ऊंचा पद। डायन हंसकर कहती है सभी करना आसान है, शर्त यह है कि एडी को उसके पास इंसानी जान की बलि देनी होगी। एडी हिचकिचा रहा था लेकिन रिनी सिर हिलाकर सहमति देती है। अगले दिन एडी अपना काम शुरू करता है। चुपके से जुमियाती के कमरे में घुसकर उसके बालों का नमूना लेता है। फिर डेवी के कमरे से उसकी पसंदीदा फुटबॉल जर्सी और वीटा के कमरे से उसकी पसंदीदा बालों की क्लिप ले आता है, यानी वह अपने परिवार की ही बलि देने जा रहा है। उस दिन रात को रिनी एडी को कहती है वे सब तुम्हारी जिंदगी में बोझ के सिवा और कुछ नहीं है। कुछ हफ्तों बाद डेवी अपनी फुटबॉल जर्सी ढूंढ नहीं पाता। वीटा भी अपनी बालों की क्लिप ढूंढ नहीं पा रही है। इसके बाद घर में बदबू फैलने लगती है। जुमियाती वीटा से पूछती है तो वह कहती है उसे कोई बदबू नहीं आ रही। इसलिए जुमियाती घर में ढूंढते ढूंढते एक कोने में भयानक एक स्प्रिट देखती है। अजीब बात यह है कि वीटा कुछ भी देख नहीं पा रही थी। साथ ही साथ जुमियाती बेहोश हो जाती है। अगले दिन जुमियाती उस्ताद के पास जाती है और पूछती है एडी ने तो नई शादी की है तो अभी भी वह इस खौफ का सामना क्यों कर रही है। वह डर रही है अगर बच्चों को कुछ हो जाए। उस्ताद उसे एक कागज पर कुछ दुआ लिखकर देते हैं और कहते हैं हर दिन मगरिब के बाद चावल का पानी और नमक मिलाकर घर के चारों तरफ छिड़क देना होगा और दुआ पढ़नी होगी। रात में तहज्जुद के बाद दुआएं पढ़नी होंगी। ऐसे लगातार 40 दिन करना होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन अचानक एक दिन जलते हुए आग के गोले जैसा कुछ उड़कर आता है और घर की छत पर टकराता है। फिर भी वे दुआ पढ़ते रहते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं। 7वीं रात को जुमियाती और उसके बच्चे बेचैनी महसूस करते हैं। दरवाजा खोलकर देखते हैं कि घर के सामने बहुत सारे जहरीले कीड़े घूम रहे हैं। जुमियाती के उस्ताद की बात के मुताबिक नमक छिड़कते ही कीड़े पल भर में गायब हो जाते हैं। 13वीं रात को जुमियाती के वजू करते समय अचानक उसके गले में कुछ अटके होने का एहसास होता है। तब जुमियाती मुंह के अंदर हाथ डालकर बालों का गुच्छा निकालती है। 30वीं रात को बिस्तर पर लेटी हुई हालत में जुमियाती के पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द शुरू होता है। वह वीटा को दुआएं पढ़ने को कहती है। दर्द असहनीय होने पर वह दौड़कर बाथरूम चली जाती है। वीटा दुआ पढ़ना जारी रखती है। थोड़ी ही देर में जुमियाती के प्राइवेट पार्ट से भयानक कीड़े बाहर आने लगते हैं। 40वीं रात को उस्ताद आकर देखते हैं कि जुमियाती की हालत बहुत खराब है। वह हिलडोल या बात कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उस्ताद वीटा को कहते हैं माँ को अपने कमरे में ले जाने के लिए और वे कमरा चेक करेंगे। काफी देर कोशिश करने के बाद उन्हें जुमियाती के बिस्तर के अंदर ब्लैक मैजिक की चीजें मिल जाती हैं। एक नहीं बल्कि 2। उस्ताद उन कर्स्ड चीजों को जलाकर नष्ट कर देते हैं। इसके बाद धीरे धीरे जुमियाती की हालत सुधरने लगती है। अगले दिन स्कूल में वीटा हैरान होकर देखती है कि उसके सहपाठी ने उसे परीक्षा की कॉपी नहीं दी। टीचर वीटा को बुलाकर बताते हैं कि वीटा की फीस बाकी होने की वजह से वह एग्जाम में हिस्सा नहीं ले सकेगी। इसके बाद वीटा सैलून जाती है। वहाँ उसकी माँ कर्मचारियों को बता रही थी कि ग्राहक न होने की वजह से सैलून कुछ दिनों के लिए बंद रखना होगा। वीटा यह सुनकर बहुत दुखी होती है। इसके बाद वीटा चुपके से एडी का पीछा करती है जो तभी ऑफिस से लौट रहा है। वह पिता से पैसे मांगती है क्योंकि माँ का सैलून बंद है, लेकिन एडी गुस्से में कहता है वीटा उसकी बेटी नहीं है बल्कि गाली देकर चले जाने को कहता है। इसके बाद वीटा रिनी के सैलून में जाती है जो पास ही था। वह रिनी से पूछती है उसके पिता के साथ उसने क्या किया है। रिनी ताना मारकर कहती है उसने कुछ नहीं किया। गुस्से में वीटा रिनी के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ देती है। रिनी रोते रोते बाहर निकलती है। अचानक एक मोटरसाइकिल से उसे टक्कर लगती है। एडी यह दृश्य देखकर और गुस्सा हो जाता है और वीटा को सबके सामने अपमानित करता है। वीटा जाने से पहले अपने पिता को कहती है तुम अपने पापों की वजह से शांति से नहीं मर सकोगे। रात में वीटा के घर लौटने के बाद जुमियाती दिन की घटना के बारे में जानकर वीटा को कहती है कि फिर कभी पिता को ढूंढने मत जाना, हम पिता के बिना ही जी लेंगे। आर्थिक हालत और खराब होने की वजह से जुमियाती अपना सोने का हार गिरवी रखने जाती है। वहाँ वह अचानक रिनी को देखती है जो एक काला बकरा खरीद रही है। जुमियाती उसे चेतावनी देते हुए कहती है मेरे परिवार को और तकलीफ मत दो। अगर एडी को पाना चाहती हो तो एडी को कहो पहले मुझे डिवोर्स दे। लेकिन रिनी कुछ न कहकर काला बकरा लेकर चली जाती है। अगले दिन वीटा और उसके दोस्त फिजिकल एजुकेशन की क्लास कर रहे थे। टीचर नोटिस करते हैं कि वीटा हिल नहीं रही है। उसकी आंखें एकदम सफेद हो जाती हैं। लग रहा था नेगेटिव कुछ एक उसे पजेस्ट कर लिया है। वह बहुत तेज गर्मी महसूस करती है और चिल्लाने लगती है, यानी रिनी ने इस बार वीटा के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है।
इसके बाद बुरहान दौड़कर जाकर उस्ताद को खबर देते हैं। उस्ताद घर आकर देखते हैं कि वीटा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही है। वह बाथरूम में दौड़कर जाती है ठंडा पानी डालने। उस्ताद वीटा के शरीर पर लगाने के लिए जुमियाती को स्पेल किया हुआ नमक देते हैं। इससे ही वीटा धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। रात में वीटा को ब्लैक मैजिक के प्रभाव से मुक्त करने के लिए धार्मिक आयोजन किया जाता है। थोड़ी ही देर में वे समझ जाते हैं कि वीटा के शरीर में एक भयानक जिन्न है। आईने में देखा जाता है एक डीमन ने वीटा का गला पकड़ रखा है। वीटा की सोल दूसरी एक दुनिया में फंसी है। वहां डीमन उसे बुला रहा है और वीटा उसकी तरफ आगे बढ़ती है। उधर रिनी और एडी ब्लैक मैजिक अभी भी चला रहे थे। वे उस बकरे का सिर काटकर डीमन को ऑफर करते हैं जुमियाती के परिवार को खत्म करने के लिए। इधर वीटा जब डीमन का हाथ पकड़ने जा रही थी, ठीक तभी माँ की आवाज सुन पाती है। तब डीमन वीटा के शरीर को हवा में तैराने लगता है। उस्ताद रिनी और एडी के ब्लैक मैजिक के खिलाफ लड़ना शुरू करते हैं। एक स्टेज पर पजेस्ट वीटा उस्ताद का गला पकड़ लेती है, लेकिन आखिर में उस्ताद वीटा को सक्सेसफुली बचाने में कामयाब होते हैं। इसके बाद जुमियाती उस्ताद से पूछती हैं, असल में मेरे परिवार को क्या हुआ है? उस्ताद बताते हैं, आपके हस्बैंड ने शैतान के साथ समझौता किया था, लेकिन अल्लाह की मर्जी से वे जो शुरू किए थे वह खत्म नहीं कर पाएंगे। इंसान जो करता है आखिर में वह उन्हें उनके कर्मफल के तौर पर वापस मिलता है। इसके काफी दिन बाद एडी ऑफिस में अजीब बेचैनी महसूस करता है। वह जब गिरा हुआ पेन उठाने झुकता है, अचानक ऑफिस की लाइट बुझ जाती है। तब वह डायन उसके सामने आकर खड़ी होती है। वह एडी से कहती है, तुमने वादा नहीं निभाया। एडी डर के मारे रोने लगता है क्योंकि वह शैतान को दिया वादा नहीं निभा पाया। लेकिन वहां प्रेजेंट बाकी लोग कुछ भी देख नहीं पाते। रिनी की हालत भी वही है। वह अपने सैलून के ग्राहकों को शैतानी रूप में देखना शुरू करती है। उसके हाथ अपनी मर्जी से हिलने डुलने लगते हैं। सब देख पाते हैं। रिनी खुद ही अपने गाल पर वार करती है, लेकिन असल में वह डायन ही रिनी पर अटैक कर रही थी। इधर एडी डर के मारे दौड़कर सीढ़ियों से उतरते वक्त वह डायन उसके सामने आ जाती है। इससे डरकर पीछे हटते ही वह फिसलकर गिर पड़ता है। उसके सिर में जोरदार चोट लगती है। इस घटना के 10 साल बाद वीटा अब बड़ी हो गई है और एक किंडरगार्टन स्कूल की टीचर है। एक दिन वीटा इंटरनेट पर रिनी की प्रोफाइल देखती है। वहां दिया एड्रेस उसे नजर आता है। एड्रेस के मुताबिक वीटा वहां जाती है। उस गांव में वीटा अपने पिता को देखती है जो चुपचाप बैठा था, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद से वह मानसिक रूप से कमजोर हो गया है। सिर में चोट लगने की वजह से वह याददाश्त खो चुका है। फिर भी एडी एक चीज अभी भी भूला नहीं है। वीटा बचपन में उसके साथ वादा करते वक्त जो हाथ का इशारा करती थी, एडी अभी भी उसे याद रखा है। वापस आते समय वीटा की रिनी से मुलाकात होती है। वीटा सिर्फ एक ही बात कहती है, पिता को अच्छे से देखभाल कर रखना। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म होती है।